अब हम चल रहे हैं प्लासी के युद्ध की तरफ। प्लासी का युद्ध, ठीक है, हम शुरू कर रहे हैं प्लासी के युद्ध से। प्लासी की लड़ाई बोलूंगा तो, ठीक है, युद्ध तो नहीं था, लड़ाई थी, क्योंकि बहुत सारे धोखे हैं उसके बीच में, तो शुरू से हम देखते आए हैं ना, कोई बड़ी चीज तो नई तो है नहीं। ठीक है, तो यहां से अपन शुरू कर रहे हैं, लेकिन प्लासी की लड़ाई जो कि 1757 में, ठीक है, 1757 में हुई थी प्लासी के मैदान पर। बात समझना मेरी बात को, मैदान पर हुई, प्लासी के मैदान पर हुई, बंगाल की शक्ति इस प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेजों के हाथ में आ गई। बंगाल पर एक तरीके से पूर्ण नियंत्रण जो था वो अंग्रेजों का हो गया। ठीक है, तो हमें इसके पहले प्लासी की लड़ाई समझे उसके पहले एक चीज और समझना पड़ेगा कि बंगाल क्या, या बंगाल की थोड़ी सी स्थिति समझना पड़ेगा। बात समझ आ रही है? क्योंकि बंगाल की स्थिति को अगर समझना है उसके बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं और हम ये तय कर सकते हैं कि हाँ, क्यों प्लासी की लड़ाई हुई और किस तरीके से इस लड़ाई को अंग्रेजों ने जीता। बात क्लियर हुई हुई? क्योंकि अभी अगर मैं सीधा प्लासी की लड़ाई समझाऊं तो तुम्हें वही आधा ज्ञान, और जो हमेशा नुकसानदायक होता है ना। तो अपन चलते हैं बंगाल की स्थिति पे। तो प्लासी की लड़ाई से पहले अपने को समझना पड़ेगा बंगाल की स्थिति। ठीक है, तो आप हेडिंग लगाओ, बंगाल की स्थिति क्या थी। ठीक है, ये भारत है अपना देश, ठीक है, ये एरिया बंगाल है। बात समझना मेरी, ठीक है, ये हिस्सा जो है वो बंगाल का है और यही हमें पूरा काम है आज। ठीक, तो ध्यान देंगे। चलो शुरू करते हैं। जो प्लासी की लड़ाई हो रही है उसके पहले हमने बंगाल को क्यों समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही वो बंगाल है जहां से अंग्रेजों ने एक छोटा सा बीज गड़ाया था। ठीक है, वो बाद में इतना घातक जहर के जैसा झाड़ बन गया। ठीक है, जहरीला झाड़ बन गया जो पूरे भारत में फैल गया। अगर भारत की गुलामी की बात करें तो इसकी गुलामी शुरू हुई थी बंगाल से। ठीक, हालांकि अंग्रेज सबसे पहले सूरत सूरत में अपनी कोठी लगाएंगे, लेकिन वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाए सूरत की तरफ से। वो दक्षिण भारत में कब्जा कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा कुछ उस स्तर पे नहीं कर पाए। तो बंगाल में ऐसा क्या था कि बंगाल में आने के बाद उन्होंने पूरे भारत में एक तरीके से कब्जा कर लिया। ठीक है, बंगाल से शुरू हुए और अंत तक जाते जाते पूरे भारत पे कब्जा कर लिया। और उसके बाद लगभग लगभग हम 200 साल गुलाम रहे। 200 साल तक भौतिक रूप से अंग्रेजों के गुलाम रहे। ठीक है, मतलब दिख रहे थे पूरे। हालांकि गुलाम एक तरीके से देखा जाए तो हम अभी भी हैं। मानसिक गुलामी जो है अंग्रेजों की वो हमारे दिमाग से अभी भी हटी नहीं है और ना हट पा रही है। ठीक है, जो हमारी बुद्धि उनने भ्रष्ट करके गए हैं वो बुद्धि में आप हम आज भी जी रहे हैं। ठीक है, एक बात जान के तुम्हें बड़े आश्चर्यचकित होगी। ठीक है, भारत एकमात्र ऐसा देश है, ठीक है, जहां पर भारत का इतिहास विदेश में बैठे लोग लिखते हैं। ठीक, और हम उनके इतिहास, बताए हुए इतिहास को सत्य मान रहे हैं, जबकि हमारे लोगों ने जो इतिहास लिखा है, ठीक है, कुछ एक लोगों ने जो सत्य इतिहास लिखा है उसको हम क्या कर देते हैं। ठीक है, उस पर हम तर्क करते हैं कि नहीं उनको कुछ नहीं आता। बात समझना, वो उधर 7 समंदर दूर बैठ के, ये भूरे, ठीक है, उधर बैठ के इतिहास लिख रहे हैं, भारत के बारे में बता रहे हैं, वो हम मान रहे हैं कि यार अंग्रेजों ने कहा मतलब सही कहा, बहुत बड़ा इतिहासकार है उसने कहा। अरे कोई बहुत बड़ा नहीं है, उसको क्या मालूम, वो अपने तर्क से ही सोच रहा है बस। तो ये भारत एकमात्र ऐसा देश है अनोखा। असल में भारत नहीं, भारत के लोग हैं समस्या। ठीक है, ये लोगों को जब तक ऐसे ही गलत गलत सिखाया जाएगा ना, वो खूब लड़ते रहेंगे। यही कारण था एक तो कि बंगाल की गुलामी का अंग्रेजों ने सिखाया, हम सीख गए, और हम सीखने के बाद अंग्रेजों की चमचागिरी में इतने बह गए कि हमने गुलाम करवा दिया पूरा देश। ठीक है, हम अपने हाथ से अपना देश गुलाम करके अंग्रेजों को सौंपेंगे गिफ्ट, अपने हाथ से।
अंग्रेजों में ताकत नहीं थी, वो 40-50 हजार भूरे वो क्या कर लेते, एक बार में काट डाल देते। तो बात करेंगे बंगाल की। ये जो बंगाल है वो प्राचीन काल से, प्राचीन काल से ही बहुत समृद्ध होते चला आया। और दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल काल जब आया तो मुगल काल में बंगाल जो है बहुत ही ज्यादा समृद्ध हो गया। क्यों समृद्ध हो गया? क्योंकि यहाँ पे हर प्रकार की खेती होती है। ठीक है, ठीक है। और सारी प्रकार की तुलनात्मक रूप से अगर देखा जाए, इधर 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 दक्षिण भारत, उत्तर भारत, है ना, पश्चिमी भारत, इन सबकी तुलना के रूप में अगर देखा जाए तो बंगाल इतना समृद्ध क्षेत्र है कि बंगाल में पैसे की कोई कमी नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पे कपास की खेती हो रही है, जूट की खेती हो रही है। ठीक है, बात समझ आ रही है? हाँ। यहाँ पे नील की खेती, हर प्रकार से समृद्ध है। ठीक, सारी सुविधा से युक्त। सबसे बड़ा खजाना अगर पूरी भारत में देखा जाए मुगल काल के बाद तो बंगाल में है, मुगल काल से ही। उसके पहले भी था। तो शुरू से समृद्ध क्षेत्र। और ये चीज अंग्रेज भी जानते हैं। शुरुआत में नहीं जानते थे, लेकिन जब बंगाल में एंट्री कर गए तो देखा, तो वो समझ गए। तो जब अंग्रेज जानते हैं तो उनको ये चीज क्लियर है, ये चीज पता है कि भैया देखो, जहां ज्यादा पैसा वहां पे हम। क्यों? क्योंकि हम तो व्यापार करने आए हैं, और व्यापार मतलब मुनाफा। मुनाफा कैसे भी कमाओ, ये अंग्रेजों की एक नीति थी कि मुनाफा कमाना कैसे भी कमाओ। जैसे आज हम व्यापार देखते हैं, व्यापार या थोड़े से पैसे के लालच के चक्कर में व्यक्ति क्या करता है, बेटा बाप को मार डालता है। ये आज की घटना थोड़ी, ये पहले से चली आ रही है। बात समझना इस चीज को। तो देखो, उनको तो सीधा सीधा है, वो व्यापार करने आए हैं। उनको जहां अच्छा व्यापारिक माहौल मिलेगा वो वहां पे आके क्या करेंगे, अपना वर्चस्व स्थापित करेंगे। स्वाभाविक सी बात। ठीक है, तो हम इसको पहले थोड़ा सा समझते हैं कि बंगाल की स्थिति, या बंगाल में अंग्रेजों ने 1757 के पहले अपनी स्थिति को मजबूत कर रहे हैं। ठीक है, अपना स्थापित तो जमा रहे हैं। तो उस समय से पहले बंगाल क्या था? बात समझ आ रही है? चलो शुरू करें। ठीक है, अगर मैं अंग्रेजों की बात करूं तो मैं पहले अभी अंग्रेजों के दृष्टिकोण से बता रहा हूं, और इसमें कुछ राजा नवाबों के नाम लूंगा, बादशाहों के नाम लूंगा। ठीक है, तो अंग्रेजों के दृष्टिकोण से देखा जाए कि अंग्रेज 1757 में आके तो वहां पे अपनी पकड़ मजबूत कर लिए, कब्जा कर लिए। उसके पहले अंग्रेज आए कहां से वहां पे? ये भी तो समझना पड़ेगा। तो देखते हैं, जो बंगाल है, बंगाल आने के पहले तुम्हें इतना पता है कि अंग्रेज भारत में प्रवेश कब किए थे? सन 1600 में। ठीक है, और भारत एग्जैक्ट मतलब एक्चुअल भारत के अंदर 1600 में तो वहां से कूदी मारी थी, गोचा मार दिया था रानी के आदेश पे। ठीक है, पॉप को लपाड़ा मार दिया था कि हम अपनी कंपनी खुद खोल लेंगे, तुमसे बात नहीं कर रहे किसी प्रकार की। 1600 में पहली बार कूदा था वो। ठीक है, और वो निकल गया था बाहर इंडोनेशिया तरफ। तो भारत में आने वाला पहला व्यक्ति था सन 1608 में, कैप्टन हॉकिंस। जो कहा गया था, और जहांगीर के दरबार में, और जहांगीर ने उसको क्या किया था, वहीं पर अपने पास काम पे लगा लिया था, नौकर बना लिया था। यहाँ पत्नी रास्ता देख रही थी, इसकी कोई इज्जत नहीं थी वहां पे। ठीक, उसकी नौकरी लग गई भारत में आते से। ठीक, देख रहे तुम कितना भाग्यशाली व्यक्ति था। यहाँ भारत में लोगों को नौकरी नहीं मिल रही सरकारी, बाकी काम मिल रहा है ऐसा नहीं, नौकरी नहीं मिल रही। ठीक है, और उसकी सरकारी नौकरी लग गई इधर पे, बादशाह के पास लगी डायरेक्ट, 400 की। समझ रहे बात को? टीचर की नौकरी लगाई हो कि चलो इंग्लिश सिखाना है। तो ये तो परमिशन लेने में मना हो गया। बात समझ आ रही है? लेकिन जहांगीर ने फिर क्या किया, सर टॉमस रो को फिर बाद में आगे जाके नूरजहां के चक्कर में आके, ठीक है, नूरजहां नहीं लोट मार गई थी, तुम्हें पता है, मैंने पहले बताया था कि नूरजहां बिल्कुल भूरा देख के लोट मार गई थी, बहुत चटक महिला थी नूरजहां। ठीक है, और नूरजहां ने क्या किया, सर टॉमस रो को क्या किया, परमिशन दिलवा दी भारत में व्यापार करने की, भारत में कोठी बनाने की। ठीक है, हालांकि इसके पहले ही सन 1613 में ही इनने कोठी चालू कर दी थी, कहाँ पे? सूरत में। सूरत में अंग्रेजों ने पहली कोठी डाल दी थी सन 1613 के पास आसपास। ठीक है, तो फिर उसके बाद धीरे 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 तुमने देखा कि धीरे धीरे क्षेत्र का उनकी कोठियां
बनती रही, व्यापारिक फैक्ट्रियां डलती रही, व्यापार करने के लिए उनके वेयर हाउस बनते रहे, वहां सामान इकट्ठा करते थे और सामान बेचते थे। ये कार्यक्रम चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। इसी क्रम में आगे बढ़ते 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 ये सन 1651 आ गया, और सन 1651 में हुगली नदी के तट पर, सन 1651 में हुगली नदी के तट पर पहली व्यापारिक कोठी इनकी, भूरों की, अंग्रेजों की पहली व्यापारिक कोठी हुगली नदी के तट पर डली थी। वो थी सन 1651 में। सन 1651 में भूरों की बंगाल के अंदर पहली व्यापारिक कोठी डली है, या पहला वेयर हाउस डला है, वो हुगली नदी के तट पर डला है। ये चीज क्लियर हुई? ठीक है। और सन 1651 चल रहा है, कोई बड़ी चीज नहीं है, बढ़िया काम चल रहा है। ठीक है। और जब यहाँ पे जब सन 1651 में हुगली नदी के तट पर इनकी कोठी डल रही है, उस समय पे बादशाह है जहांगीर। ठीक है। बादशाह कौन है? तो जहांगीर राव, शाहजहां, शाहजहां बादशाह है, मुमताज का पति। ठीक है। और इसका एक लड़का है शाह सुजा। ठीक है। औरंगजेब, शाह सुजा और दानसिकोर, तीन लड़के थे इसके। वैसे और भी लड़के थे, पर मूल रूप मुख्य मुख्य जिनकी बात है ज्यादातर इतिहास में। ठीक है। एक लड़का है शाह सुजा। शाह सुजा यहाँ का क्या था? बंगाल का, इस समय बंगाल का सूबेदार था। तो बंगाल के सूबेदार शाह सुजा से पूछ के भूरों ने 1651 में हुगली नदी के तट पर अपनी पहली व्यापारिक कोठी लगाई। और देखो, शाह सुजा है, बादशाह का लड़का है। ठीक है। तो उसके पास इतनी पावर तो है, और सूबेदार भी है, और इतनी पावर वैसे भी है कि वो क्या कर सकता है, आराम से खुद ही परमिशन दे सकता है। तो उसने दे दी कि ठीक है, व्यापार करो, कोई दिक्कत नहीं। हमारे बाप के बाप ने बोला था। ठीक है। शाहजहां के बाप, मतलब जहांगीर ने बोला था कि ठीक है, तुम अपना हिसाब से देख लेना, कोई दिक्कत नहीं, चला रहे हो, अच्छी चल रही है। ठीक है। तो कुल मिला के जब शाहजहां के टाइम पे शाह सुजा ने इसको परमिशन दी, तो ये शाह सुजा को परमिशन मिलने, शाह सुजा से परमिशन मिलने के बाद अंग्रेजों ने व्यापारिक कोठी बनाई। और साथ साथ एक काम क्या किया, शाह सुजा के पास जाके रोज चमचागिरी करने लगे, रोज उसको दारू पिलाने, आओ शाम को हमारी तरफ से पार्टी। और शाह सुजा क्या, वो देसी पीने वाला। ठीक है। शाह सुजा एकदम से उसको ब्लाइंडर स्प्राइट पिलवा दी। ठीक, उसको टेंशन। अब जिसको भाई, जो देसी पी रहा रोज की, ठीक है, देसी पी के नमक चाट रहा, उसको एकदम तुम ब्लाइंडर स्प्राइट दोगे, तो वो तो भाई कहेगा, वाह, तुम्हारे से अच्छा तो कोई है ही नहीं इस संसार में। ठीक है। तो अंग्रेजों का भी भक्त हो गया शाह सुजा, जबकि अंग्रेज फुल चमचागिरी कर रहे हैं, बिल्कुल तलुए में गिर के चाटते थे। ये अंग्रेजों की आदत है, आज अंग्रेजों से यही सीखा लोगों ने भी। पहले शुरुआती दौर में गुलाम होने के पहले एकदम आपका तलुआ नीचे रखाएगा, उसके पहले अंग्रेज की जीभ है। समझ रहे हो बात को? अंग्रेज जीभ धरते थे कि साहब इस पे लात झर के निकल के जाओ, इतना तेज चाटते थे। बिल्कुल एकदम, आप अगर रोड से निकल के जा रहे हैं तो अंग्रेज बोलते थे, साहब आप क्यों परेशान हो गए, हम रोज रोड को चाट के साफ करेंगे। ये चाटुकारिता सिखाई है अंग्रेजों ने हमें। ये मानसिक गुलाम अभी तक हुआ। समझ आ रही बात? ठीक है। तो खैर ठीक है, वो सब अपनी जगह हो गया। और शाह सुजा को इसने इतना घेर लिया अपने पास कि शाह सुजा से क्या किया कि साहब टैक्स लगता है हमारा व्यापार करने में। तो शाह सुजा ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं, टैक्स देना, लेकिन ना के बराबर देना। ठीक, ना के बराबर टैक्स मतलब सिर्फ बंगाल बंगाल में व्यापार करो तो कोई दिक्कत नहीं है, और 3 से 5 हजार रुपए सालाना टैक्स आप हमें दे देना, चाहे तुम 3 करोड़ का माल बेच दो, उससे कोई मतलब नहीं, आप सालाना टैक्स हमें दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज उनकी क्लियर हो गई भाई, कि इनको देखो परमिशन ले ली, टैक्स पे परमिशन ले ली। क्यों ले ली इतने कम पैसे में? क्योंकि शाह सुजा को हमने घेर लिया था। ये चीज समझ आ गई? अब इसके बाद क्या हुआ, सब चीजें सही 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 चल रही थी। ठीक है। अंग्रेजों ने इसी के साथ साथ, इसी क्रम में 1651 में ये लगाई है, इसी के साथ साथ अभी तक वो मसाले का व्यापार कर रहे थे। समझना, यहाँ दक्षिण भारत में थे, वो मसाले का व्यापार कर रहे थे, उनको नहीं नॉलेज था कुछ ज्यादा चीज का। लेकिन जब ये बंगाल पहुंचे तो यहाँ पर उनने रेशम, सोरा, तमाकू, ठीक है, रेशम, सोरा और शक्कर, चीनी, रेशम, सोरा और चीनी का व्यापार करना चालू किया। मतलब देखो, अब जिज्ञासा बढ़ने लगी। पहले सिर्फ मसाला बेच के आ रहे थे, मसाला लेके जाते थे, विदेश में बेचते थे। ठीक है। अब नहीं है सर। ठीक है। अब क्या है,
अब उनने रेशम का व्यापार करना, कपड़े के क्षेत्र में जाना चाहेंगे, शोरा का व्यापार करना चालू किया, ठीक है। और उसके बाद फिर चीनी शक्कर का व्यापार करना चालू किया। समझ रहे हो चीज को, मतलब व्यापार में भी बढ़ोतरी कर ली। कैसे कर ली? क्योंकि शाह सुजा को इनने खरीद के रखा था। सीधी सी बात है, बात स्पष्ट होती है। देखो, ऐसा नहीं है कि आप इतिहास में सब चीज लिखी मिली थी, इतिहास में लिखी नहीं है, लेकिन इतिहास को समझने का दृष्टिकोण होना चाहिए। इतिहास में स्पष्ट है कि इतने अभी तक सिर्फ तुम मसाला व्यापार कर रहे थे, अब तुम मर्जी से कर रहे हो, तीनों चीजें बेचती, तो तीनों चीजों की परमिशन ली है। अब व्यापार भी बढ़ेगा, अब व्यापार बढ़ेगा तो पैसे बढ़ेंगे, पैसे बढ़ेंगे तो लालच बढ़ेगा, स्वाभाविक है। लालच बढ़ेगा तो महत्वाकांक्षाएं बढ़ेंगी, इच्छाएं बढ़ेंगी, ठीक है। महत्वाकांक्षा और लालच है क्या? असल में लालच ही तो आपकी महत्वाकांक्षा है, ठीक है। इच्छाएं बढ़ जाती है, इच्छा बढ़ेगी तो ये व्यापार को बढ़ाएंगे, व्यापार को एक्सपेंड करना चाहेंगे ताकि और अधिक पैसा कमाया जा सके, ठीक है। ठीक है, धीरे धीरे करके इनने साहस सुजा से इतना कर्रा व्यवहार बना दिया, ठीक है। कभी ब्लेंडर स्प्राइट खुलवा दे रहे, कभी टीचर 20 खुलवा दे रहे, ठीक है। एक आध दिन स्पेशल सर आपके लिए शैंपेन लाए हैं, ठीक है, ऐसे करके हिला के खोल दे रहा है, एकदम ढकना खुल के एकदम फब्बारा निकल जा रहा। समझ आ रही? तो लोग बाग, जिस तरीके से लोग बाग इन्फ्लुएंस होते हैं आज, देख सकते हो आप, एक एक क्वार्टर में वोट दे आते हैं, तो वो तो अंग्रेजी दारू पिलवा पिलवा के उन्होंने काम कर दिया इसका। और इनने क्या किया? हुगली में एक फैक्ट्री डाली थी, धीरे धीरे कासिम बाजार में फैक्ट्री डाल दी, बंगाल में कासिम बाजार में, वहां पे राजमहल में एक फैक्ट्री डाल दी, ठीक है। और आगे बढ़ के बिहार के क्षेत्र पटना में भी एक फैक्ट्री डाल दी कि साहब, साहब की परमिशन है हमारे पास। अब कोई कुछ कह भी नहीं सकता, क्योंकि साहब कौन? साहब बादशाह का लड़का, तो कोई कुछ कहेगा क्यों उससे? कोई मना नहीं कर रहा, उसको ठीक ठाक चल रही थी जिंदगी, सही चल रहा, कोई दिक्कत नहीं। अंग्रेज अपना व्यापार एक्सपेंड करना चालू कर दिए। अंग्रेजों ने धीरे 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 क्या किया? व्यापार में बढ़ोतरी कर, अभी तक व्यापारिक ही है, समझना बात को लेकर। अभी व्यापार ही चल रहा है दिमाग में, सिर्फ वही पैसा कमाना आ रहा है दिमाग, कि पैसा कमाना है, फैक्ट्री पे फैक्ट्री डालते जाओ, काम होते चलेगा अपना, ठीक है। लेकिन इनके मन में धीरे 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 करके लालच बढ़, लालच कैसा? कि यार हम जा रहे हैं साहस सुजा के पास, साहस सुजा खूब ठाट बाट से रह रहा, दारू हमसे लेके पी रहा, ये लालच आना स्वाभाविक है। यार उसको भी तो देखो, जैसे तुम ही आज सब अपन क्या करते हैं, यही तो करते हैं कि फलाने व्यक्ति के पास वो वाली गाड़ी है, हमें वो वाली गाड़ी लेना है, लेना है तो क्या फ्री मिल रही? उसके लिए कर्म भी तो करना पड़ेगा ना। समझ रहे हो बात को? कर्म दो प्रकार के हो रहे हैं, कर्म एक सत्य हो रहा है, एक असत्य हो रहा है, ठीक है। मतलब एक सही काम हो रहा है, एक गलत काम हो रहा है, ले दोनों तरीके से सकते हो। सही काम में थोड़ा समय लगेगा, ठीक है, और वो गाड़ी चलेगी। गलत काम में समय कम लगता है, समझना। गाड़ी लेकिन चलती नहीं, एक ना एक समय के बाद खत्म हो जाएगी, बात समझना। तो इनने दोनों भाई जी तो क्या, इनको कोई दिक्कत ही नहीं थी, सब चल रहा था सही, बुरे थे, पर व्यापार तो करने ही है, व्यापार के हिसाब से आए हैं, ठीक है। लेकिन सब कुछ अच्छा चल रहा था, बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन इसी बीच में एंट्री कौन सी होती है? औरंगजेब की। औरंगजेब इधर बादशाह को घेरता है, बाप को ही किडनैप कर दिया उसने, ठीक। बाप को इधर पटक देता है अलग, खुद बनता है बादशाह, ठीक है। इधर से साहस सुजाज पे हमले युद्ध करने के लिए आ रहा है। साहस सुजा मैं बताऊंगा, वो बादशाही जब पढ़ोगे मुगल काल में, तो सारी कहानी बताऊंगा कि दारा शिकोह को भी मार दिया था उसने दिल्ली में, ठीक है, मुंडी काट के भूसा भरवा दिया था, मुंडी काट के बीच में से चीरा मार के भूसा भरवा दिया था औरंगजेब ने उसके खुद के सगे भाई की। समझ आई? बताऊंगा क्यों हुआ। इधर शाह सुजा को भी ऐसे ही करके सुलझा देता है, औरंगजेब शाह सुजा को निपटा देता है। अब अंग्रेजों को टेंशन, अंग्रेज के हमने तो शाह सुजा को घेरा था, तो हमने उसको ही मार डाला, आप क्या करेंगे, ठीक है। अब अंग्रेजों को तो टेंशन स्वाभाविक ही होगी ना। कहा फोन किया शाह सुजा, हाँ भाई कहा, कौन बोल रहे हैं? शाह सुजा है क्या? कि वो तो मरे गए, कैसे मारे? उसके भैया ने मार डाला उसको, बीच में से फाड़ डाला, अब बोलो क्या करेंगे? तो अंग्रेजों को टेंशन। और औरंगजेब ने क्या किया? मीर जुमला नाम के व्यक्ति को वहां का बनाया सूबेदार, ठीक है। अब ये तो मर गया, तो बंगाल का सूबेदार औरंगजेब ने
मीर जुमला को, मीर जुमला जुमला नाम के व्यक्ति को क्या बनाया, वहां का सूबेदार बनाया। मीर जुमला भाई साहब बन गए सूबेदार, कोई दिक्कत नहीं, सब अच्छी चल रही, जिंदगी बहुत सही चल रही थी। मीर जुमला खुशी समानी मुख्यमंत्री बन गए हैं बंगाल के, ठीक है। अरे भैया अब की बारी मीर जुमला की, ऐसे करके, ठीक है। वोट मांगने भी नहीं जान पड़ा, फिर बन गए, समझ रहे। मीर जुमला को क्या बना दिया वहां का, सूबेदार बना दिया। अब मीर जुमला को सूबेदार बना दिया, मीर जुमला को थोड़ी पता कि शाहजुदा ने क्या क्या परमिशन दी। शाहजुदा बता पाता उसके पहले तो उसने सुलटा दिया उसको, ठीक है। शाहजुदा कुछ बोल पाता उसके पहले तो ऐसा, लो निपटो, कहानी खत्म कर दी। और ये मीर जुमला गए, पहुंचे भाई साहब बंगाल, कि क्या क्या है भाई, सब काले काले से दिख रहे हैं, सांवले सांवले दिख रहे हैं, छह सफेद कहाँ से आए अलग से, ठीक है। बोरे सरी के बाल लेके घूम रहे हो, ब्राउन कलर के बाल, ब्लॉन्ड क्या बोलते हैं, हाँ ब्राउन, पता नहीं क्या बोलते हैं, वो कोई से कलर के बाल, ठीक है। भूरे बाल लेके घूम रहे हैं ये भूरे, ये कौन, क्या वो तो व्यापारी है, व्यापार करते हैं, अच्छा ठीक। मीर जुमला ने कर दिया, तो पता चला अंग्रेजों को भी, क्या भैया देखो शाहसुजा तो निपट चुका है, मीर जुमला है, तो अंग्रेज फिर हो गए वही अपनी जीभ लटका के, ठीक है। लाओ साहब आपकी रोड को बिल्कुल साफ कर देते हैं, आपके लाओ तलवे चाट के साफ कर देते हैं, ठीक है। गए पूरे भी मीर जुमला के पास, साहब ऐसा ऐसा है, हमारा हम व्यापार करते हैं, हमारे पास व्यापारी है हम, ठीक है, समझ रहे हो? मीर जुमला लेकिन औरंगजेब का आदमी था। मीर जुमला कहते देखो भैया ऐसा है, हम कुछ नहीं करते, बाकी तुम आए हो तो एक काम करो, जो बाटल रख के चले जाओ, ठीक है। आए हो तो बाटल रख जाओ, बाटल तो हम पी लेंगे, बाकी हम कुछ नहीं करते। जो करते हैं उस्ताद करते हैं। उस्ताद कौन, औरंगजेब। और उस्ताद कहाँ रहते हैं, दिल्ली जाना पड़ेगा, वहां से लेके आओ परमिशन, तो मैं परमिशन दूं, और नहीं तो सीधी बात है, ठीक है, नहीं तो फिर कुछ नहीं कर सकते आप, यहाँ पे तो व्यापार करने ही दूंगा मैं इसे, कि साहब हमारे पास तो शाह सुजा का आदेश था कि इधर आ, वो दिखाते हैं, वो देख रहे हैं नदी, हाँ ढूंढिया उसी में पड़ा है तेरा शाह सुजा। अच्छा ऐसा है, खूना खून कर दिया था उसने, तब मारा था उसको, कह रहे हैं यार साहब गलती होगी, तो ठीक है भैया। अब मीर जुमला ने तो उसको भगा दिया, बाटल अलग रखवा ली, ठीक है ना। बाटल बाटल रखा गई, कहते यार ये तो नुकसान, अंग्रेज कहते यार जबरन 1 करेट का नुकसान हो गया, मिला इला कुछ है नहीं। वो तो कह रहा जाओ उस्ताद के पास, उस्ताद कौन, इनने उस्ताद को देखा नहीं अभी, औरंगजेब कैसा है, औरंगजेब के रूपा कभी देखे नहीं। तो इनने क्या किया, ठीक है, इनने क्या किया, ये गए, लेकिन जहां पहुंच नहीं पाए, औरंगजेब से मिल नहीं पाए। अंग्रेज गए थे बंगाल से दिल्ली कि देखते हैं कैसा कौन है, हम उनको भी एक एक बाटल दे देंगे, लेकिन औरंगजेब अलग आदमी था। औरंगजेब कहता मैं खुद का ब्रांड खुद बनाता हूँ, कि घर में ही बना रहे हो कोई पी रहे, हम नहीं पीते दूसरी तरफ, ठीक। खैर ठीक है, वो सब ठीक था, अंग्रेजों को कोई ज्यादा विशेष फायदा इससे हुआ नहीं इस समय, मतलब व्यापारिक जो व्यापार जो था वो ठंडा पड़ गया, ठीक है। 1658 में ठंडा पड़ गया व्यापार। मीर जुमला के बाद, मीर जुमला मर गए, मीर जुमला के बाद इस औरंगजेब क्या हुआ, मीर जुमला के मर जाने के बाद बंगाल का सूबेदार बना औरंगजेब का मामा शाइस्ता खान। बंगाल का सूबेदार कौन बना, औरंगजेब का मामा था शाइस्ता खान। शाइस्ता खान जो था, ये इसका औरंगजेब का मामा है। और याद, जिन्होंने पहले में से इतिहास पढ़ा है उनको अच्छे से याद होगा, उनको पता होना चाहिए ये चीज, कि शाइस्ता खान वो ही है जो मराठों से लड़ने के लिए शिवाजी महाराज से लड़ने गया था, शिवाजी महाराज से लड़ने गया था औरंगजेब के कहने पे। और शिवाजी महाराज ने ऐसा करके वो फेंका था चक्कू, और चक्कू से भी 4 उंगली काट डाली थी शाइस्ता ने। और औरंगजेब के पास जब पता चला था कि इस मामा असफल होके आया है, तो औरंगजेब ने शाइस्ता खान को भुजवा दिया, भटे सरी का भुज गया वो, मामा रोस्ट हो गया, ठीक है। आज क्या है खाने में, उन्होंने कहा मामा रोस्ट है, खाओ, ठीक है। कि औरंगजेब को भी हार स्वीकार नहीं थी, अपराजय स्वीकार नहीं थी, हालांकि दोचा पेटा औरंगजेब भी बहुत है, ऐसा मत सोचना, ये मैं तुम्हें स्पष्टता बता रहा हूँ,
औरंगजेब भी बहुत दुचा है, भयंकर। इतने जूते मारे थे ना यहाँ पे अहोम राजाओं ने। असम गया था, असम जाने की कोशिश कर रहा था, इतने जूते मार के भगाया था जिसको हद नहीं है। मुंह सुजवा के आया था औरंगजेब। इतना दुचा है औरंगजेब भी। तुम क्या सोचते हो औरंगजेब महान? अरे नहीं, मेरी बात समझना। आप राजतंत्र में जी रहे हो, महान कोई नहीं होता। राजतंत्र में महान कोई नहीं। राजतंत्र के अंदर जिसके पास शक्ति वो महान। सीधी बात। जिसके पास नैतिकता वो महान। ठीक है। इतने जूते मारे थे औरंगजेब, तो औरंगजेब जहांगीर को मारे थे, दादा को भी इसके। ये गए थे या समझाने की कोशिश करी थी इन लोगों ने, जहांगीर ने और औरंगजेब ने। इतने जूते मारे, मतलब इसे मुंडी दाढ़ी पकड़ के भई खींच दिया था। इतनी लंबी दाढ़ी रखता था औरंगजेब, ले उसका चढ़ दिया, साफ कहानी खत्म। चुपचाप भग के वापस आना पड़ता। लेकिन उसके बाद भी औरंगजेब एक काम में था कि उसको असफलता पसंद नहीं थी। उसने शाइस्ता खां को देखा, शाइस्ता खां उंगली कटवा के चले आ रहे हैं। 4 उंगली काट डाली थी शिवाजी महाराज ने। शिवाजी बहुत कर रहा आदमी भाई साहब, हल्के मत लेना। शिवाजी बहुत कर रहा आदमी था। ठीक है। हाँ, एक चीज और दिमाग में रख लेना कि शिवाजी महाराज ने क्या किया था। बहुत अच्छा शासन क्यों कहते हैं, जब तुम मराठा पढ़ोगे ना तुम्हें समझ जाएगा कि शिवाजी के शासन को बहुत अच्छा शासन क्यों कहा जाता है। हालांकि कमियां उसमें भी थी, उनके शासन में भी कमी थी, औरंगजेब के शासन में भी कमियां रही, ऐसा नहीं। कमियां सबके शासन में थी। लेकिन स्तर देखा जाए तो औरंगजेब की टक्कर का व्यक्ति था शिवाजी। बल्कि मैं कहूंगा कि शिवाजी की टक्कर के व्यक्ति नहीं थे कोई इस समय यहाँ पे। शिवाजी की टक्कर का आदमी कोई नहीं था। कारण है, ये मत सोचना तुम नहीं तो दिमाग लगाने लगो धर्म पे। मैं सारी चीजों से अलग न्यूट्रल पे बात करता हूँ। जो न्यूट्रल है ना उस पे बात करता हूँ, बिल्कुल एग्जैक्ट। ना इधर ना उधर, तटस्थता की नीति है अपनी। ठीक है, हम फालतू दोनों तरफ नहीं बोलते, है ना। जो सच है वो सच है, जो गलत है वो गलत है। खैर, उसको आगे बढ़ गए, वो शाइस्ता खां बना। ठीक है। अब शाइस्ता खां जब बन गया तो 1772 के लगभग लगभग, 1672 में के लगभग लगभग आ गया। 1672 तक 51 से कोठी खोली थी, 51 से 58 के आसपास इनकी व्यापार अच्छा चल नहीं रहा था। और बहुत 1672 आ गया। अब 1672 जब आ गया तो ये क्या है, ये कह रहे हैं व्यापार तो चल ही नहीं रहा, अंग्रेज कह रहे हैं बंगाल के अंदर। अब क्या करें, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें तो करना पड़ेंगी, या ऐसी चीजें तो लाना पड़ेंगी जो अपने लिए अच्छी हो। ऐसे तो चलेगा नहीं, कब तक हम नहीं तो घाटा खा जाएंगे। यहाँ व्यापार करने, यहाँ व्यापार हो नहीं पा रहा है, क्या करें फिर। तो सब कुछ ठीक था, तो इनने क्या किया कि औरंगजेब से तो मिल नहीं पाए थे, इन्हें देखा नहीं था कैसा था, क्या रूपक था उसका। इनने कर दिया विरोध और विद्रोह कर दिया। विरोध किया पहले और फिर उसका विद्रोह कर दिया। पहले विद्रोह करने पे कह रहे औरंगजेब से, मतलब औरंगजेब की सेना से, कि हमें शाह सुजा ने परमिशन दी थी 1651 में, हम उसके हिसाब से व्यापार करेंगे। ठीक है, ये तुम्हारा टैक्स पकड़ो जो सालाना बोला था वो। 4 भूरे बात करने गए थे, चारों भूरों की मुंडी अलग करवा दी उसने। और मुंडियों को बिल्कुल सजवा के धरवा के भेज दिया होगा दूसरे भूरों के पास कि दे दो, खा लो इसको। वो ऐसा तो था, वो हिलवा देता था वो आदमी, कटवा के दूसरे को। हरकतें तो खराब थी। ठीक है, इसलिए ऐसा नहीं। तो वो भैया उसको तो उनने देखा नहीं कैसा होता। औरंगजेब क्या उधर से आया, पूरी सबको कटवा दिया उसने, मतलब खूब जूता मारे। इतना जूता मारा कि बंगाल छोड़ के देना पड़ा। ये स्थिति आ गई औरंगजेब के प्रकोप के कारण। भूरों को बंगाल छोड़ के भगना पड़ा। बंगाल छोड़ के कहाँ जाते थे, फुलटा द्वीप पे जाके बैठते थे। फुलटा द्वीप है यहाँ पे नीचे, आप जाओगे बंगाल साइड में, फुलटा द्वीप पे जाके बैठ जाते थे। वहां पे जाके कुछ नहीं, रास्ता देखते थे, अब दूसरे अंग्रेज आएंगे, उनसे मदद मांगेंगे, उनसे दारू वारू मांगेंगे। दारू यार छुड़ा ली पूरी, क्रेट रेट थी, सब क्रेट जब्त। वहीं पियेंगे, कह रहे भैया कम से कम दारू दे जाओ, मारा ठीक है मार लिया, दारू दे जाओ, नहीं दे रहा है कुछ। ठंडा पानी पियो और खुश रहो। समझ रहे हैं बात को? तो औरंगजेब ने आदेश निकाला। ठीक है। अ, सब कूटा पीटी करने का आदेश निकाल दिया कि अब वहां पे कोई व्यापार नहीं होगा।
कोई विदेशी शक्ति व्यापार नहीं कर सकती। ठीक है, सब कुछ बढ़िया, बिगड़ गया खेल, पूरा खेल बिगड़ गया, पूरा कार्यक्रम ही खराब हो गया ना भाई साहब। लेकिन इसी समय क्या, थोड़े से साल के बाद सब ठीक था, औरंगजेब इधर से चला गया दक्षिण भारत। लगभग 25 साल तक औरंगजेब के दक्षिण भारत में रहा। 1900 वो 1680-82 में वो चला गया। उसका ध्यान इस तरफ जा ही नहीं पाया फिर। तो भूरे इधर उचटना चालू करेंगे, वो तो जीरा है, तेल में डाल दो उचटना चालू कर देते हैं। ठीक है, खैर भूरे औरंगजेब के चक्कर में आके तो बंगाल खाली कर गए। सब चीज ठीक हो गई, अब बंगाल खाली पड़ा और यहाँ पे भी कुछ नहीं। मतलब बंगाल खाली पड़ा इन द सेंस कि है बस इक्का दुक्का, चुपचाप चुपचाप रह रहे। व्यापार में इतना उथल पुथल नहीं, व्यापार उस स्तर पे नहीं देखा जा रहा है जिस स्तर पे होना चाहिए। ये चीज समझ आ रही है? ठीक है। और औरंगजेब सट की बुद्धि, औरंगजेब ने बंगाल में मारा, बंगाल गया सूरत में मारा, और फोन किया, पूछा कहां से आए, ये नहीं बता, मैं वहीं जाके मार के आऊंगा। उस टाइम पे अगर इसको बकायदा नौसेना मिल जाती ना सही पे, क्योंकि मुगलों के पास नौसेना कमजोर थी, अगर उस टाइम पे नौसेना मिल जाती तो आज शायद इतिहास अपन इधर तक का पढ़ रहे होते। ठीक, वो लंदन में जाके मार के आता। समझ रहे हो आपको? वो मार के आता, पक्की बात थी। क्योंकि खड़े युद्ध में तो बहुत तेज था, उससे तेज कोई नहीं। मतलब आमने सामने के युद्ध में तो उससे तेज कोई नहीं, बहुत कर रहा था। वो लंदन में जाके मार के आता, ये बात तो तय थी। उसने इधर मारा, हैदराबाद में भी मारा। ठीक है, सूरत वाले भूरों को मारा, कि जितने जो भूरी नस्ल है सबको मारो, वो पता कर जाए आ कहां से रहे। तो भैया वो लंदन से आते, अच्छा अच्छा, लंदन से आते हैं कि चल लंदन ही चले। वो तैयारी कर ली थी उसने सेना के साथ लंदन जाने की, लेकिन उसी समय ये मराठा शक्ति जो थी बहुत ज्यादा हो गई थी, तो उसको दबाने के लिए वो दक्षिण भारत चला गया। ठीक है, उसके लिए वो दक्षिण भारत चला गया नहीं, तो वो इधर से निकलता बंगाल से सीधा, ऐसा जाता, फिर वो इधर बंगाल का विद्रोह दबा के ऐसा निकलता है यहाँ बंगाल से, तो ऐसा जाता घूम के, और रास्ते भर सबरे घूमों को मार के लंदन में जाके झंडा गड़ाता। अपन इतिहास को छोड़ पा रहे होते फिर आज। हो सकता, हुआ नहीं वो तो, अपनी किस्मत खराब निकल गई। ठीक है, हालांकि भारत में ऐसा मत सोचना कि औरंगजेब ये तो जा नहीं पाया, हमारे यहाँ तो गए हैं भारत से, उधर जाके संसद फोड़े आए। समझ रहे हैं? हल्के मत से ना, अभी क्रांतिकारी पढ़ाऊंगा थोड़े। ठीक है, तो ये सब चीजें सब सही चल रही थी। खैर, दुचाई पिटाई और भूरों ने अच्छे तरीके से दुच गए, पिट गए, सब कुछ हो गया। तो अगले 10 साल तक ये व्यापार को नहीं कर पाए। लगभग 1690 तक, 1690 तक ये व्यापार नहीं कर पाए। अंग्रेजों का कोई हस्तक्षेप नहीं है बंगाल के अंदर। 1690 तक बढ़िया तरीके से बादशाह ये चला रहा है। ठीक है, लेकिन अंग्रेज है, कुत्ते की पूंछ और अंग्रेज सीधे तो होंगे नहीं। ठीक है, कुत्ते की पूंछ और भूरे सीधे तो होंगे नहीं। तो फिर क्या, मन में तो लालच है कि यार बहुत पैसा मिलता था, यहाँ तो कुछ नहीं लेना, चिल्लड़ में जीवन जी रहे हैं, महुआ फ्रूटी पी के जिंदा है अब। ठीक है, उल्टा टापू पे कई पड़े रहे कई साल, फिर दूसरे अंग्रेज आए तो उनके साथ लग गए लंदन। क्या जहाँ तो वही, फिर वही जीवन है, लोगाई पीछे लोगाई से बात करो, और कुछ कर ही नहीं पा रहे हम तो। ठीक है, अंग्रेजी कल्चर वही है, लोगाई दूसरे के साथ चली गई, वो और टेंशन है। अब क्या करें, तो वो तो अलग टेंशन, लालच तो मन में था ही, क्या करें, दिमाग लगाया उन्होंने। उनने दिमाग लगाने के बाद क्या किया, एक आदमी को भेजा। वो आदमी का नाम था, देखो, अभी कब गए थे, विद्रोह विद्रोह कर रहे थे, औरंगजेब ने घेर दिया। 1690 के करीब क्या हुआ, 1690 करीब, 1690 के करीब बादशाह के दरबार में, बादशाह नहीं है अभी, यहाँ समझना, बादशाह नहीं है यहाँ पे, बादशाह चला गया है अभी दक्षिण भारत। बादशाह के दरबार में जॉर्ज 4 नाग,
चार नौक या चार नाथ, हिंदी में चार नाथ पढ़ते हैं इसको, ठीक है। बादशाह के दरबार में जहाज चारनाथ नाम का व्यक्ति पहुंचा। साहब गलती हो गई है, हमारे पूरे लड़कों से बहुत गलती हो गई, ठीक है। खुद ही लपाड़ा मार देना, जही थे साहब, जही जही कर रहे थे, मारो ही, ठीक है। हमसे बहुत गलती हो गई है। दरबारियों ने पूछा, वजीर ने, क्या लाए हो? कि साहब 2 कैरेट है, कुछ नहीं होगा, जाओ। कि साहब 200 कैरेट है, दो तो मुंह से निकल गई थी, ठीक है। हाँ, 200 कैरेट रखो उधर, ठीक है। और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? कि चखने का खर्चा कौन देगा, ठीक है। तो वजीर ने 1.5 लाख रुपए कर्ज, चखने का खर्चा ले लिया, समझना, ठीक। तो जॉर्ज चारनाथ ने क्या किया? जॉर्ज चारनाथ 1690 में के करीब पहुंचा, कहां पे? बादशाह के दरबार में। और दरबार में जाके बाकायदा लिखित माफी मांगी, साथ में 1.5 लाख रुपए का हर्जाना दिया, पेनाल्टी, कि हम अब नहीं। और वहां बोल कसम खब्बाई सबसे, पूरे भूरों से, खाओ, क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, कसम को उनकी, स्वेर स्वेर खाओ, स्वेर, ठीक है। तो समझना बात को, तो इस चीज को थोड़ा सा डेप्थ में समझने की कोशिश करना। ये गया और पहुंचने के बाद परमिशन मांग रहा है, किस चीज की? कि हमें व्यापार करने की अनुमति दे दो, हम व्यापारी हैं साहब। बादशाह की तरह, बादशाह ने ऐसा थोड़ी कि 200 कैरेट तो अलग अलग रख दो, दारू पीने का होना, और चकने का खर्चा तो 1.5 लाख रुपए पेनाल्टी। 1.5 लाख रुपए पेनाल्टी भर के लिखित में माफी मांग के फिर जाके परमिशन लिया 1690 में, ठीक है। समझना बात को, समझना। ये गया था 4 लड़कों को लेके, 4 लड़का, 4 लड़कों को लेके गया था, परमिशन लेके वापस बंगाल आ गया कारनाथ। और इधर आके देखा बादशाह, तुम तो कह रहे थे बादशाह ऐसा और ऊंसा, ये थोड़ी बताया बादशाह तो है नहीं वहां पे, ठीक है। हम देखो परमिशन ले आए, ये भी नहीं बताया 1.5 लाख 200 कैरेट दोनों जमा करके यहाँ आए हो, खूब जूता भी खा के आए, चौड़ा होके चल रहा, परमिशन ले आए हैं वहां से, ठीक है, करो व्यापार। और 1690 में अंग्रेजों ने इसे क्या बोलते हैं, बादशाह से अनुमति लेने के बाद, ठीक है, इसके आगे क्या किया, व्यापार चालू किया, ठीक है। और इसी समय पे क्या किया कि यहाँ पे बंगाल का गवर्नर था, ठीक है। इसी समय पे आया वो बंगाल के गवर्नर के पास, और इस समय बंगाल का गवर्नर है, एक मिनट यार, अजीम शान, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है मेरे से कभी कभी, तो तुम सुनो नहीं देना है ना। अजीम उशान बोलते हैं, अजीम उशान, या आजिम उशान कहीं कहीं जगह मिलता है। तो अजीम उशान उसका वहां का गवर्नर है। 1690 में बंगाल का गवर्नर कौन है? गवर्नर मतलब समझ, गवर्नर मतलब सूबेदार, ठीक है। बादशाहियत में सूबेदार। बंगाल का सूबेदार इस समय कौन है? अजीम शान। और अजीम शान के पास आया वो, और अजीम शान के पास आने के बाद जॉर्ज चारनाथ पहुंचा, ठीक है। क्योंकि शाइस्ता खां तो तुम्हें मैंने बता दिया, शाइस्ता खां को तो मामा रोस्ट करवा दिया था उसने, शाइस्ता खां को तो मामा रोस्ट करवा दिया था औरंगजेब ने, ठीक है। तो अजीमो शान को बनाया था उसने गवर्नर। अजीमो शान ने क्या किया, समझो आपको, अजीमो शान के पास आया वो, और उसने क्या किया, बढ़िया तरीके से बात करी, वही चाटुकारिता शुरू, जान चालना थी। साहब आप तो ऐसे हैं, बादशाह जैसे भी दिखते हैं, बादशाह के पोते हैं, ऐसा है वैसा है, सब आपकी तो बहुत ही बात होती है बंगाल में, ठीक है। आप अगर हाँ बोलते हो तो बंगाल पूरा हाँ करता है, ना बोलते हो तो बंगाल पूरा ना करता है, आपसे बड़ा तो कोई हो नहीं सकता, ऐसा करके खूब उसने मक्खन अक्खन लपेटा, सब कुछ हुई, ठीक है। सारी चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। और मक्खन लगा लोगों के, इसने 3 जगह की जागीर ली थी, 1690 में। कहाँ की 3 जगह की भैया, बता दो। तो सूती नाता जगह है, जगह का नाम भाई, ठीक है। कोली काता और गोविंदपुर। सूती नाता, सूती नाता, कोली काता और गोविंदपुर, ये 3 जगह की इसने जागीर ले ली, ठीक है। सूती नाता, कोली काता और गोविंदपुर। नेट नेट चेक कर लो अपना भाई, जिसको ब्लर ब्लर हो रहा है वो नेट चेक कर ले अपना, या मैं भी एक बार चेक करवा लेता हूँ, ठीक है। ऐसे नहीं होगा फिर वो, नहीं हो रहा, नहीं होगा, इतनी कोई समस्या नहीं आएगी, आराम से पढ़ते रहो, थोड़ा बहुत बीच बीच में होता होगा ब्लर, ठीक है।
ये उसने क्या किया, ये 3 जगह जागीर ले ली, इसको मक्खन लगा के अजूम उस्तान को, दूतीना था कोहली का था और गोविंदपुर की, ये 3 जगह की जागीर लेने के बाद यहाँ पे इसने जागीर तो ली, समझना, जागीर ली मतलब यह क्षेत्र पे अपना अधिकार लिया, थोड़ा सा, पूरा नहीं लिया, टैक्स दे के अधिकार लिया, सब चीज कर ली, लेके और साथ साथ इसने क्या किया, यहाँ पे क्षेत्रगत इन क्षेत्र में कोलिकाता सुटीनाता और गोविंदपुर के पास फोर्ट बनाना चालू किया। फोर्ट मतलब किला, किला मतलब घेरा, घेरा मतलब दुर्ग, ठीक है, दुर्ग की दीवारों से चारों तरफ से उस क्षेत्र को दीवार से घेरना चालू किया, समझ लो। वहां पे एक किला बनाया, फोर्ट विलियम का किला, फोर्ट विलियम का किला वहां पे बाद में आगे चल के बना, पूरी तरीके से नहीं बना, उसने शुरुआत तो कर दी, ठीक है। तो इसलिए जॉर्ज चारनाथ को, और इसको बाद में कलकत्ता शहर की स्थापना ही हो जाएगी, कोलकाता से कलकत्ता शहर, तो बाद में इसलिए बोलते हैं, बाद में आगे चल के दो इतिहास का देखते हैं कि जॉर्ज चारनाथ को कलकत्ता शहर का संस्थापक कहा जाता है। बाद में 1772 के टाइम पे, ठीक है, चार्ल्स आर्थर नाम का व्यक्ति आएगा, ठीक है, चार्ल्स आर्थर नाम का व्यक्ति यहाँ का पहला गवर्नर बनेगा, फोर्ट विलियम का, फोर्ट विलियम के किले का पहला, इसका नाम था फोर्ट विलियम किला, ठीक है, फोर्ट विलियम किले का फर्स्ट गवर्नर बनेगा 1772 में, चार्ल्स आर्थर, चार्ल्स आर्थर, ठीक है, चार्ल्स आर्थर नाम का 1772 में, वो आगे की कहानी है, उसको बाद में वही देखेंगे, ठीक है, बात की घटना है, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए कि कलकत्ता शहर का वास्तविक संस्थापक, या एक तरीके से बोले कि वो शुरुआत जिसने करी थी, वो था जाल चार जार चारनाथ, ठीक है, वो कौन था, चारनाथ, ये चीज क्लियर हुई भैया, ठीक है। लेकिन अब देखो, 1690 से व्यापार करना चालू कर दिया परमिशन लेके, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे व्यापार कर रहे थे, अच्छे से व्यापार चल रहा था। लेकिन इसी समय एक घटना थोड़ी सी आगे कुछ सालों के बाद घटना घट गई कि 1707 में औरंगजेब यहाँ पे मर गया, औरंगाबाद में, 1707 में औरंगजेब औरंगाबाद में ही मर गया, वापस उत्तर भारत कभी नहीं पहुंच पाया था, ठीक, 1707 में वो तो मर गया। अब क्या करें, अब टेंशन हो गई, जब औरंगजेब मर गया, तो औरंगजेब के मरने के बाद दो नुकसान बहुत बड़े हुए, एक तो पूरी बादशाहियत टूट गई, और दूसरा उसका जो खौफ था वो खत्म हो गया उत्तर भारत में, औरंगजेब का जो उत्तर भारत में खौफ था वो खत्म हो गया, उत्तर भारत में इसलिए बोला कि दक्षिण भारत में तो कोई खौफ नहीं था, समझ नहीं, था खौफ, वो सोचता है क्या, लेकिन वास्तविक खौफ नहीं था। मैं सारी चीजें क्लियर करूंगा क्यों नहीं था, तुम एक बार मेरे से पूरा आधुनिक भारत पढ़ना, उसके बाद तुम जब आखिरी क्लास रहेगी तब निर्णय करना कि जो हम सोचते हैं वो कितना गलत सोचते हैं, जो आज हम आपस में लड़ते हैं वो कितना गलत, ठीक है, और हम बिना तथ्यों की जांच किए निर्णय पे निकल जाते हैं वो कितना गलत है। दो चीज क्या हुई, औरंगजेब क्या मेरा, उसका खौफ खत्म हो गया, और दूसरा क्या, उसके बाद के जो उत्तराधिकारी वो चमचोले निकल गए, और अंग्रेज औरंगजेब को देख चुके थे, वो जानते हैं कि औरंगजेब कैसा है, औरंगजेब को वो समझ गए हैं कि औरंगजेब भैया है बहुत भयंकर, काट डालेगा, लेकिन उसके बाद उत्तराधिकारी बिल्कुल चमचोले हो गए, और इस चीज को भी अंग्रेज जान रहे हैं, तो फायदा उठाएंगे, स्वाभाविक सी बात है। तो अंग्रेज ने क्या किया, औरंगजेब के मरने के बाद, ठीक है, औरंगजेब के मरने के बाद 1707 से 1709, 1709, 1712, 13 आ गया, 1712 आ गया, ठीक है, 1712 में यहाँ पे भारत का बादशाह कौन बना, फर्रुखसियर, 1712 में फर्रुखसियर बन गया बादशाह, 1712 से लेके 1719 तक रहेगा जी। और इसने क्या किया, एक सबसे बड़ी गड़बड़ कर दी, ठीक है, या एक ऐसा कुल मिला के ऐसा फ्री हैंड दे दिया अंग्रेजों को, जिसका उन्होंने जीवन भर फायदा उठाया, समझना बात, क्यों अंग्रेज, क्योंकि क्या थे, देखो मेरी बात सुनो, अंग्रेज मौखिक बोली पे भरोसा नहीं करते थे, अंग्रेज लिखित लिखवा लेते, सब चीज लिखवा के, काम लिखवा के होता था उनका, पक्के काम करते थे अपने अंग्रेज का। जवान की बात, जवान क्योंकि उनकी खुद की जवान नहीं थी, बात ये है, वो कब पलट जाए उनको खुद को नहीं पता, ठीक है, कभी कहते हमारा बाप फलाना, कभी कहते हमारा बाप ये तो था ही नहीं दूसरा, अब ये तो समस्या अंग्रेजों के साथ, तो वो उनकी खुद की जवान नहीं, तो वो जवान भरोसा कैसे करेंगे दूसरे की, ठीक है, तो वो लिखित करवाते थे। तो फर्रुख सियर
के समय पे क्या हुआ, जब 1712 का टाइम था, 1712 से 1719 तक ये रहेगा भारत का बादशाह। इसी टाइम पे क्या हुआ, बंगाल के अंदर चुपचाप चुपचाप अभी भी अंग्रेज काम कर रहे थे, कोई उनको समस्या नहीं थी क्योंकि औरंगजेब जिंदा था। लेकिन औरंगजेब के मरने के बाद इनकी स्थिति क्या हो गई, तेज गति तेज हो गई, स्थिति नहीं बोलते हैं उसको, बोल सकते हैं गति तेज हो गई। क्या गति तेज हो गई, क्या पता औरंगजेब तो जिंदा होगा नहीं, जिसका खौफ था वो गया, ठीक है, जिससे डर रहे थे लेके चला गया। और इसके बाद जो अगले शासक आ रहे हैं औरंगजेब के आज जो उत्तराधिकारी, वो बिल्कुल चमचोले आ रहे हैं, एकदम चमचोले, ठीक है, मतलब अरे रायता पुड़ी में बिक जा रहे हैं, इतने चमचोले आ रहे हैं, बात समझ ना। ठीक, ठीक है, जे भी नहीं कि एक आध क्वार्टर ले लो दारू की बॉटल, हाँ हाँ, तुम तो साहब रायता पुड़ी ये घूम के बिक जा रहे हैं उसको। वो ब्लाइंडर स्प्राइट की मान लो बॉटल, टीचर 20 टीचर 50 ब्लैक डॉग अगर लेके आ रहा है अंग्रेज, तो वो सूंघ के ही देख के ही मर जा रहे हैं उसको, कह रहे भाई साहब पहली बार देखी ऐसी बॉटल, इतने चमचोले थे। समझ रहे हो आपको, तो इन सबको भाई सीधी सी बात थी, अंग्रेज भी ये चीज समझते हैं। तो ये हुआ क्या असल में, ठीक है, यहां पे जब बना फर्रुखिया, तो इस समय दो घटनाएं घटी, दो घटनाएं जो बंगाल के स्तर पे भी देखा जाए और पूरे भारत के स्तर पे भी देखा जाए तो बहुत प्रमुख थी। पूरे भारत की स्थिति में देखा जाए और बंगाल की स्थिति पे देखा जाए तो वो भी दोनों स्थिति में बहुत खराब थी। पहली घटना तो हुई 1713 में। 1713 में क्या हुआ कि यहाँ पे बंगाल में मुर्शिद कुली खां जो औरंगजेब के समय से भारत का सूबेदार, औरंगजेब मतलब औरंगजेब के मरने के लास्ट लास्ट टाइम पे बंगाल का सूबेदार था, ठीक है, जो बंगाल का सूबेदार था मुर्शिद कुली खां। इस मुर्शिद कुली खां ने क्या करा, 1713 में स्वतंत्र सत्ता घोषित कर दी बंगाल में और नवाब बन गया। एक घटना, पहली घटना क्या हुई कि देखा उसने कि फर्रुख सिंह तो समझौला है, औरंगजेब तक वो कुछ बोल नहीं पाया, बोल गलती से अगर उस टाइम बोलता कि हम स्वतंत्र सत्ता घोषित कर रहे हैं, औरंगजेब बीच में से 40 टुकड़े करवाता उसको और उसके घर वालों को खिलवा देता, समझ रहा, तो उस टाइम पे तो नहीं बोला। लेकिन मुर्शिद कुली खां जो बंगाल का सूबेदार था, ठीक है, उसने क्या किया, 1713 आते आते फर्रुख सिंह की स्थिति को देखते हुए अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया, बंगाल को स्वतंत्र करवा लिया, बंगाल को तोड़ लिया, ठीक है, लेकिन समझना बंगाल को तोड़ लिया, लेकिन लिखित रूप से कुछ नहीं हुआ, अभी ध्यान से समझना, लिखित रूप से कुछ नहीं हुआ, ये चीज बताऊंगा मैं, इसका पता क्यों बोला मैंने इसकी, मैं कोई भी चीज बोल रहा हूँ इसके पीछे का कारण क्या है, लिखित रूप से नहीं है। उन्होंने बोला हम अपने हिसाब से रूल करेंगे बंगाल को, फर्रुख सिंह चमचोला कहते हैं ठीक है भैया तुम कर लो यार, कोई बात नहीं, अपनी बच्ची है वैसे कर दी। और दूसरी घटना क्या घटी, दूसरी घटना घटी 1717 में, 1717 में, 1717 में क्या हुआ देखो, 17, हालांकि ये घटना भी 1717 की ही है, दोनों घटना एक साथ घटी, लेकिन 1713 में उसने घोषित कर दिया था, 1713 से 1717 से पूरी तरीके से वो शासन चलाने लगा। और 1717 में ही एक और घटना घट गई, वो क्या घट गई कि भैया देखो इसको हुआ, फर्रुख सिंह को हुई एक बीमारी, असल में हुआ एक फोड़ा, ठीक है, टांग पे, पैर पे, पैर पे हुआ एक फोड़ा, और वो यहाँ के जो वैद हकीम थे, बादशाह ये थे, वो कह रहे हैं सांप का पैर काटना पड़ेगा, पैर काट डालो, और कह रहे वो भैया मत तो करो यार ये सब, ठीक है, वो बड़ा परेशान फर्रुख सिंह उससे, फोड़े से, फोड़ा, फोड़ा इन द सेंस, अंग्रेजी मीडियम वाले फोड़ा थोड़ी समझ पा रहे होंगे, बड़ी समस्या है ना एक तो, भी तो समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे। राघवेंद्र आया क्या, हाँ है शायद, बता बेटा फोड़ा यानी क्या, बड़ा पिंपल पैर पे हो गया, ठीक, भैया देखो इतना ही आता अपने को, फोड़ा है ना, पिंपल, समझ गए, वो पैर पे हो गया वो पिंपल, मुंह पे हो फुंसी छोटी सी वो पिंपल, ठीक है, थोड़ा है बड़ा पिंपल हो गया, खूब बड़ा पैर पे। अब इधर के हकीम कह रहे पैर काटना पड़ेगा, उसको बड़ी टेंशन, इसी बीच में, ठीक है, रामबाण औषधि लेके कौन आया है फर्रुख सिंह के दरबार में, रामबाण औषधि लेके आया है सर जॉन सरमन, फर्रुख सिंह के दरबार में एक 4 सदस्यीय अंग्रेजी दल पहुंचा परमिशन लेने के लिए,
और उसमें था अध्यक्ष था कौन, जॉन सरमन। और इसके साथ एक डॉक्टर आया था, डॉक्टर था डॉक्टर हैमिल्टन। समझना बात को, जॉन सरमन और हैमिल्टन आया, ठीक है, सब कुछ बढ़िया था। तो ये आए थे तो कुछ और काम से परमिशन लेने आए थे। फर्रुख शेर कहता साहब अभी तो उस्ताद बिजी हैं, वो तो बादशाह उन्हें पैर में फोड़ा हो रहा, चलते नहीं बन रहा उनसे। हैमिल्टन भी आया था, हैमिल्टन मैं देख लूं क्या, ठीक है, इंग्लिश में कुछ बोला होगा, आए लोग फाए लोग करके, ठीक है। अब सब चीजें बढ़िया चल रही थी, ये पहुंचा हैमिल्टन, हैमिल्टन कहता ठीक है ये तो कुछ नहीं, थोड़ा ही है, अभी ठीक कर देता हूँ, अभी किए देता हूँ साहब। और उन्होंने कजन क्या किया, थोड़ी बहुत दवाई ववाई लगाई, दो चार टिंचर मारे, एक आध इंजेक्शन लगाया, और कहता लीजिए साहब ठीक हो गया आपका फोड़ा। फर्रुख शेर इतना खुश हुआ, वो चार सदस्य जो पहुंचे थे उनको रात का डिनर करवाया बेहतरीन, ठीक है, कि लीजिए आप खाइए मुर्गा रोस्ट, ठीक है, चिकन कोरमा, और सारी व्यवस्थाएं खिलवाई उसको बढ़िया से। और उसके बाद साथ में दारू पिलवाई खुद की तरफ से पहली बार, बस, ठीक है। और उसके बाद बोल दिया कि बताओ क्या काम, कि साहब एक काम करो, बंगाली व्यापार। अरे व्यापार की क्या बात करते हो यार तुम बंगाली की बात करते हो, ये लो। एक कागज निकाला उसने, दोनों घटना समझ आई बेटा, उसने एक कागज निकाला, या कागज पे लिख दिया 0% टैक्स व्यापार। कहाँ 0% टैक्स व्यापार, जितनी भी है कि तुम्हारे व्यापारिक कोठियां होगी सब पे। ऐसा नहीं कि बंगाल के अंदर पूरा 0% टैक्स व्यापार, सिर्फ और सिर्फ आपको 3,000 रुपए प्रति वर्ष काट कर टैक्स देना पड़ेगा एक ही बार। साथ में एक और चीज, अभी इतना ही नहीं रुका वो, कि और क्या चाहिए, ठीक है, कि बंगाल के अंदर तो तुम 0% टैक्स व्यापार कर लो, पूरे कोई भी व्यापार करो। अभी तक के जो पिछले सूबेदार थे, पिछले बादशाह थे, उन्होंने क्या किया था कि लिमिटेड सोर्स पे लिमिटेड टैक्स दो और व्यापार करो करो, लिमिटेड में करो लेकिन कम सोर्स पे। अब तो तुम कोई भी व्यापार करो बंगाल में, सिर्फ 3,000 रुपए लगेंगे साल भर के। और आपको जूट का व्यापार करना है, कपड़े का करना, नील का करना है, हीरे जवाहरात का करना है, मसाले का करना है, ठीक है, शक्कर का करना है, चीनी का, जिसका करना, पत्ती उगवा दो, जो करना वो करवा दो, सारे व्यापार करो। तो बोलते हैं 0% टैक्स व्यापार करो। साथ में बोला कि आप मुंबई की अपनी फैक्ट्री में, मुंबई की फैक्ट्री में सिक्के छाप सकते हो, खुद के सिक्के बना सकते हो, यहाँ पे टकसाल लगवा दिया। सूरत में 10,000 रुपए प्रति साल के हिसाब से आप कोई भी व्यापार कर सकते हो। तो ये सब ठीक है। तो उसने क्या कह दे दिया कि बंगाल में जाओ, वो बंगाल में तो पूरा 0% टैक्स कर दी, कोई व्यापार को 0% टैक्स, सिर्फ 3,000 रुपए देना साल का। क्या होता 3,000 रुपए साल का, अरे आदमी अगर 100-500 करोड़ का व्यापार कर रहा है साल भर में, वो 3,000 रुपए देगा, हो गया। और वो भी क्या देगा, अब देखो क्या कर रहा है दिमाग, अंग्रेजों ने कितना दिमाग रखा, भाई 3,000 रुपए देना है, हम अपना मुद्रा छाप लेंगे। यहां सिक्के ढलाई का काम चालू हो गया मुंबई में। सूरत में 10,000 रुपए दो साल भर का, और कोई भी प्रकार का व्यापार कर लो, कोई भी व्यापार कर लो। अब समझो चीज को तुम कितना कठिन होता है। ठीक, तो इन दोनों शर्तों ने को पूरा करने पे फर्रुख सियर ने क्या किया, फर्रुख सियर ने पूरे भारत का नक्शा बदल दिया। इसी को कहते हैं व्यापारिक एकाधिकार का पत्र, या व्यापारिक मैग्ना कार्टा, या व्यापारिक महापत्र। व्यापारिक मैग्ना कार्टा दे करके पूरा का पूरा खेल बिगाड़ दिया इसने। दूसरी कंपनियां भी हैं व्यापार कर रही हैं, साथ में भारत के व्यापारी भी हैं जो व्यापार कर रहे हैं, उन पे टैक्स लगेगा, समझना। दूसरी कंपनियां हैं जो व्यापार कर रही हैं, उनको बुरा लगेगा, वो विद्रोह कर सकते हैं, आपस में लड़ सकते हैं। भारत के व्यापारी जो व्यापार कर रहे हैं उनका क्या। और इनने क्या किया, वो कागज पे लिखवाया, 500 फोटो कॉपी करवाई, सबके गले में तख्ती जैसे टांग दिया,
अब कहीं भी जा रहा है वो तख्ती लेके जा रहा है कि जी देख लो हमारे पास तो 0% है, ये देख लो हम 100 रुपए की चीज खरीदे 100 रुपए में बेचें, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई पैसा नहीं होगा किसी का। जो आपकी अ, वस्तु के ऊपर कोई टैक्स नहीं है तो आप तो अंधा मुनाफा कमा सकते हो ना, समझ रहे हो, अंधा मुनाफा कमा सकते हो। अंग्रेजों ने लिखवा लिया फर्रुखिया से। गया बंगाल पहुंचे, आंसर बन लो, तुम्हारा परमिशन लेटर, तुम्हारा परमिशन लेटर दिखाओ। गए, पहुंचने के बाद फिर बताओ क्या कर सकते हो। मुर्शिद कुली खां के पास गए, सूबेदार खां का, अब तो नवाब बन गया था, कि देखो हमारे पास परमिशन लेटर है, ये भारत के लिए, भारत का हिस्सा नहीं क्या, फालतू बात करता है हमारे पास तो बादशाह का वो पूरे भारत में व्यापार करने की अनुमति है, अब ले। अरे यार खेल बिगड़ गया मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां कहता है गड़बड़ा आ गया पूरा मामला, कि अब तो मुंबई में सिक्के भी ढलने लगेंगे, सब कुछ हो गया, सब अच्छा हो गया अब तो, अंग्रेजों को तो फायदा ही फायदा, चारों तरफ से सोना बरस रहा है अंग्रेजों के ऊपर, एक चीज में, एक गड़बड़ी में, दो, एक तो बड़े बड़े काम हो गए, अब तो टेंशन हो गई। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, व्यापारिक मैग्ना कार्टा, या व्यापारिक मैग्ना कार्टा 1717 का, या कंपनी का महाअधिकार पत्र, कंपनी का महाअधिकार पत्र, बात समझ गई, लिख लें कॉपी बेटा, बिल्कुल आप मतलब एक्टिव नोट्स बनाते चला करो, एक्टिव नोट्स मतलब मैं बोलूं उसको हाँ छोटे 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 लिखते चला करो, कारण उससे ये होगा कि आपके पास शॉर्ट नोट्स तैयार होते चलेंगे। ठीक है, अब अंग्रेज तो फोटो कॉपी करवा के पूरे बंगाल में, पूरे बम्बई में और पूरे सूरत में घूम रहे हैं, उनको कोई टेंशन नहीं है, सब जगह घूम रहे हैं कि अब तो अरे साहब अब तो उस्तादी अपने हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कि भैया अब एक लेकिन चीज हो गई, ठीक है, एक चीज क्लियर हो गई इससे, क्या क्लियर हो गया, कि नवाब ने इस आज्ञा पत्र को परमिट परमिट कर लिया, मतलब अभी भी उसके दिमाग में उसमें स्वतंत्र हो गया था, लेकिन मुर्शिद कुली खां जो था वो अभी भी कहीं ना कहीं एक भय में था कि बादशाह जिंदा है। ठीक है कोई बात नहीं, तो उसने क्या किया कि चलो ठीक है अभी व्यापार है पर कर ही रहे हैं, तो उसने क्या किया उठा के, मतलब जब वो नवाब बना था तो उसने राजधानी मुर्शिदाबाद से ढाका ले आया, मुर्शिद बांग्लादेश ढाका, ठीक है आज का बांग्लादेश, मतलब यहाँ है वो, मैं उधर बना रहा हूँ, ऐसा चिंता मत कर रहा हूँ। ठीक है, राजधानी मुर्शिदाबाद से वो लेके कहाँ चला गया था, ढाका लेके चला गया था, सारी चीजें थी, सब अपने हिसाब से चलाने लगा था, मतलब व्यापार वो बंगाल, लेकिन फिर भी उसके मन में कहीं ना कहीं एक खौफ था कि बादशाह जिंदा है तो यार कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, ठीक है, और ऊपर से अंग्रेज भी व्यापार में हस्तक्षेप करते थे, अंग्रेज भी उनके साथ हस्तक्षेप था, क्योंकि अब उनके पास तख्ती है, 0% टैक्स की तो कोई दिक्कत ही नहीं थी उनके पास। ठीक है, और दूसरा कारण ये था कि अंग्रेज खुल चमचागिरी कौन की कर रहे थे, बादशाह की, क्योंकि बादशाह को तो उन्होंने खरीद डाला था ना, एक फोड़े का इलाज करके, समझ रहे हैं बात की। लेकिन खैर वो आगे 1717 के बाद धीरे 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 समय बढ़ता गया, और सन 1727 आया, इसको मिटाऊं, 1727 में मुर्शिद कुली खां मर गया, मुर्शिद कुली खां मर गया, ये लो, बिल्कुल ब्लैंक हो गया मुर्शिद कुली खां मर गया। अब बंगाल की स्थिति की बात करें तो 1727 में मुर्शिद कुली खां मर गया, तो मुर्शिद कुली खां के बाद उसका भतीजा कम दामाद शुजाउद्दौला, शुजाउद्दौला भतीजा कम दामाद 1727 में गद्दी पे बैठा, बाद नवाब बना, कहाँ का, बंगाल का। ठीक है, और 1727 से लेके सन 1740 उनचालीस तक, 1739 तक शुजाउद्दौला जो था वो बंगाल का नवाब रहा। अब शुजाउद्दौला जब बंगाल का नवाब है तो अंग्रेजों की तो आदत है, नया जो भी राजा आए, नया जो भी बादशाह आए, नया जो भी नवाब आए उसके पास जाना, दारू की क्रेट सौंपना, अपनी तरफ मिलाना, ठीक है, तलुए चाटना, रोड जीप से चाट के साफ करना उनके लिए, ये तो उनकी पुरानी प्रक्रिया है, प्रथाएं हैं, तो वही प्रथा करने गए, शुजाउद्दौला के पास भी गए, शुजाउद्दौला के साथ भी उन्होंने वही व्यवहार किया। ठीक है, शुजाउद्दौला के साथ भी वही व्यवहार किया। ठीक है, इसने क्या किया, एक काम किया, सन 1700 सन 1732 में बिहार प्रांत में, बिहार प्रांत में
एक अलग सूबेदार है ना, एक अलग सूबेदार घोषित किया बिहार प्रांत में शुजाउद्दौला ने, उसका नाम था अली वर्दी। 1732 बिहार प्रांत में अलग सूबेदार। तो भाई देखो अंग्रेजों के बेटे व्यवहार है, वो सबके पास जाते हैं, वो उसके पास भी चले गए, सारी चीजें क्लियर थी। लेकिन समस्या क्या होगी समझना, जा रहे थे अंग्रेज, उलझ भी रहे थे अंग्रेज, शुजाउद्दौला के पास भी गए, उससे व्यवहार भी बना लिए, अंग्रेज अली वर्दी खां के पास भी गए, अंग्रेज अली वर्दी खां के पास उससे व्यवहार बना लिया। लेकिन अब समस्या ये हो गई कि अली वर्दी खां तो अलग ही गुमताड़े में रखा था ना। अली वर्दी खां ने क्या किया, सन 1740 में शुजाउद्दौला पे आक्रमण कर दिया। अंग्रेजों को इससे कोई दिक्कत नहीं थी, कर दिया कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और गेरिया का युद्ध हुआ, याद रखना हो तो प्री के फैक्ट में, घेरिया, घेरिया का युद्ध हुआ, कई कई जगह घेरिया भी लिखा मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। घेरिया का युद्ध हुआ, ठीक है। और घेरिया के युद्ध में शुजाउद्दौला का करवा के अली वर्दी खां बन गया कहा, बंगाल का नवाब। बंगाल का नवाब 1740 में कौन बन गया, अली वर्दी खां, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब जो अंग्रेज व्यापारी बंगाल वाले क्षेत्र में व्यापार कर रहे थे, उनके लिए तो अच्छी बात हो गई कि अलीवर्दी खां बन गया। वो बिहार वाले क्षेत्र में व्यापार कर रहे थे, उनके लिए तो सही बात हो गई कि अलीवर्दी खां नवाब बन गया, तो हम बंगाल तक भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो बंगाल के थे, जिनकी शुजाउद्दौला से ज्यादा व्यवहार थे, उनका क्या, उनके साथ तो समस्या हो गई ना, है, ठीक है। उनके साथ तो समस्या हो गई, क्यों समस्या हो गई, क्योंकि क्या हुआ, अली अली वर्दी ने, अली वर्दी खान ने यहाँ पे, इस समय भारत का बादशाह था मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह, वही मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला भारत का बादशाह था उस समय। अली वर्दी खान ने क्या किया, अली वर्दी खान ने क्या किया कि मोहम्मद शाह रंगीला से प्रोटेक्शन मांग लिया। अली वर्दी खान ने प्रोटेक्ट, अब जहां मोहम्मद शाह रंगीला प्रोटेक्शन देगा, तो वो अपने नियम भी ला देगा बंगाल के ऊपर, स्वाभाविक है। लेकिन वो तो आगे जाके, क्यों उसको प्रोटेक्शन मांगने का कारण ये था कि अली वर्दी खान जो को मराठों का दुश्मन, वो मराठी रोज मारते थे डेली, डेली मारते थे, और इसके साथ जो जो था सबको मारते थे। उसने कहा बादशाह से प्रोटेक्शन ले लो, तो 5 करोड़ रुपए में प्रोटेक्शन लिया है, समझना, हल्के में नहीं, ठीक है। अली वर्दी खान के प्रोटेक्शन, लेकिन आगे समस्या हो गई कि 1739 में नादिर शाह का आक्रमण भारत पे होगा, और ये मोहम्मद सारंगी खुद भग जाएगा, गद्दी छोड़ के, फिर वापस आके फिर बैठ जाएगा, वो अलग इतिहास, ज्वाइंट होंगे बात की बात। तो अली वर्दी खान समझ गया फिर कि यार मैं क्यों मांगू प्रोटेक्शन, ये तो मेरे को बाद में पता चला 1739 में ये तो भग के वापस आके बैठा है, समझना। अली वर्दी खान पहले प्रोटेक्ट था इधर पे, लेकिन अब नहीं प्रोटेक्ट रह पाएगा, क्योंकि उसको समझ आया यार मैंने गलत आदमी थी तो प्रोटेक्शन मांगा, तो यही आदमी तो 1739 में भगा था गद्दी छोड़ के, तो अब क्या करूं, अब टेंशन में, अली वर्दी खान, ठीक है। जब उसको समझ आया कि यार कोई मतलब नहीं, मेरे गलत 5 करोड़ रुपए उलझ गए, बादशाह बनने के बाद समझ आया, वो नवाब बनने के बाद समझ आया, ले लिया पहले बनते से, नवाब बनते से उसे, फिर समझ आया कि यार यार गलती हुई। तब इनके मामले में जब नवाब को समझ आया कि अली वर्दी, नवाब अली वर्दी खान को समझ आया कि मैंने गलत आदमी से प्रोटेक्शन ले लिया, तो अब क्या करूं, मेरे को मराठों से बचाएगा कौन, तो मराठे तो मारेंगे, और मराठे के घोड़े इस समय दिल्ली तक का पानी पी रहे हैं, इतने कर रहे हो रहे मराठी। तब अली वर्दी खान के व्यवहार जो है अंग्रेजों के साथ, अंग्रेजों के साथ कर रहे होंगे। शाम को अली वर्दी खान घर से निकलते से एक अंग्रेज की गाड़ी आती, बिठालती कलारी, अंग्रेज अपनी तरफ से टेबल लगवा रहे, कार्ड चल रहा अंग्रेजों के नाम से अली वर्दी खान, ठीक है। सारी व्यवस्था बहुत सही, तब अंग्रेजों के व्यवहार अली वर्दी खान से बनना चालू हुए, ठीक है। कारण क्या था, वो अली वर्दी खान क्या चाह रहा था कि मेरे को ये मराठों से प्रोटेक्ट कर लेंगे। अंग्रेज क्या चाह रहे थे कि अली वर्दी खान हमारे पास रहेगा तो मतलब बंगाल हमारे पास रहेगा। देखो दोनों एक दूसरे से स्वार्थ में लगे हैं। अंग्रेज और मराठे क्या चाह रहे थे
अली वर्दी खां के साथ जो आएगा सबको फोड़ देंगे। ठीक है, मराठे अलग ही बनता है, मराठे तो खूब मार रहे, कोई दिक्कत नहीं है अभी तक, अभी कोई समस्या नहीं है। ठीक है ना। तो अली, तो देखो जब मराठे मार रहे तो अली वर्दी खां से मुझे बोला, साहब देखो हम भी रहते, पता लगे मराठी तुम्हें मारने आए और हमारी गाड़ी में बैठ के जाते हो तुम, पूछो हमें तो उल्टा का समस्या हो जाएगी। तब अंग्रेजों ने क्या किया, अली वर्दी खां की परमिशन से फोर्ट विलियम का जो किला था, उस फोर्ट विलियम के किले के आसपास जो है वो गहरी जहरीली खाई बनाना चालू किया। क्यों? प्रोटेक्शन के हिसाब से। अब प्रोटेक्शन के हिसाब से हमने कहा हाँ ठीक है, मतलब व्यवहार कर रहे थे, ये चीज ये बता रही है। क्यों ऐसा किया? लाइन इतिहास में सिर्फ ये लाइन मिलेगी कि अली वर्दी खां की परमिशन से अंग्रेजों ने फोर्ट विलियम के किले के आसपास अ, गहरी खाई बनाई। ये एक ही लाइन मिलेगी, इसका मतलब तर्क समझना है। तर्क ये है कि बनाई मतलब क्या, उसने परमिशन दी, और परमिशन दी मतलब क्या, व्यवहार है, कुछ ही ना कुछ कारण से व्यवहार है, तो अंग्रेजों के व्यवहार करने बन गए। और जब व्यवहार बन गए तो नवाबियत में हस्तक्षेप भी चालू कर देंगे अंग्रेज, कि चाचा ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं ऐसा करो, ज्ञान देना चालू। है, वो सब अपनी जगह सब सही चलते रहा, वो तो उनकी आदत है शुरू से ही, तो उनको कोई समस्या नहीं आई। अली वर्दी खां 1740 से 1756 तक नवाब रहा। और इसने क्या किया, ये इतना अनसिक्योर्ड व्यक्ति था या इतना भयभीत व्यक्ति था, इसने क्या किया, अपने मरने के पहले उत्तराधिकार घोषित कर दिया। मरने के पहले उत्तराधिकार घोषित कर दिया। अब क्या उत्तराधिकार घोषित, किसको उत्तराधिकार घोषित किया? अपने लड़के को नहीं, क्योंकि उसका लड़का था ही नहीं। इसने क्या किया, समझो इस चीज को। अली वर्दी खां को अपन थोड़ा सा समझते हैं ताकि अपने को चीजें क्लियर हो। प्लासी का युद्ध अभी आने वाला है, बस इसके बाद, लेकिन अब उसके पहले बंगाल की स्थिति पूरी क्लियर हो जाएगी। तो अली वर्दी खां की तीन बच्चियां हुई, तीन लड़कियां, अमीना बेगम, मुन्नी बेगम और घसीटी बेगम। ठीक है, अमीना बेगम, मुन्नी बेगम और घसीटी बेगम। ठीक है, मुन्नी बेगम का लड़का था शौकत जंग, और नहीं, घसीटी बेगम को सॉरी, और मुन्नी बेगम का लड़का था सिराज उद्दौला। मुन्नी बेगम का लड़का कौन था? सिराज उद्दौला। ध्यान से समझना बेटा। तो अली वर्दी खान ने क्या किया, अपने मरने से पहले ही सिराज उद्दौला को क्या किया, उत्तराधिकारी घोषित कर। अब जब एक बाप अपनी एक लड़की के पुत्र को इतना बड़ा सिंहासन दे रहा है, तो दूसरी लड़की के मन में भेदभाव आना, ठीक है, ईर्ष्या आना, जलन स्वाभाविक हो जाएगा, क्योंकि अपन मनुष्य हैं और मनुष्य बड़ा परेशान है। समझ रहे? भाई छोटी सी चीज में बताता हूँ, समझना। आपके घर में मान लो आप दो बहनें हो या दो भाई हो, तो एक भाई को मान लो स्कूटी दिला दी, और एक भाई को बोला साइकिल चला, कैसा लगेगा? दो बहनें, लड़कियों में ज्यादा जलन भावना आती है कभी, देखो सच्चाई है आपकी, बुरा मत मानना, लेकिन सच्चाई यही है, लड़कियां आपस में एक दूसरे से ज्यादा जलती हैं, लड़के तो चलो ठीक है, लड़कियां बहुत जलती हैं। सगी बहन जल पड़ रही है एक दूसरे से, एक बहन को मान लो, अरे देखो ना आप भारतीय समाज को, अभी समझ जाओगे। एक बहन का शादी मान लो, कोई की शादी किसी आईएएस से हो गई, और एक की शादी मान लो किसी कांस्टेबल से हो गई, समझ रहा, तो वही कांस्टेबल वाली जो है वो इससे जलेगी, वो उसको नीचे दिखाएगी, उसको ऊंचा दिखाएगी। अरे क्या है, दोनों सरकारी तो है। आईएएस का बड़ा आईएएस, वो भी तो बात तो वही है ना, सरकारी नौकरी कर रहा, कर तो सरकारी नौकरी रहा ना। जो जितनी पढ़ाई आईएएस ने करी उतनी पढ़ाई आजकल कांस्टेबल कर रहा है, उसमें अंतर क्या है? लेकिन नहीं, मानसिक गुलामी, ये मानसिक गुलामी कभी नहीं जा सकती। तो ये तो यहाँ भी लड़कियों का मामला है, तो ये दोनों आपस में जलेंगी कि नहीं जलेंगी? जलेंगी, स्वाभाविक जलेंगी, बिल्कुल जलेंगी, पूर्णतः जलेंगी। ये जली आपस में, और इनने जल के क्या किया, शौकत जंग को भी भड़का दिया। कोई आई इधर से, नई मौसी, नई पड़ोसन, सुनिए तूने, ठीक है, मुन्नी मोड़ा है, बादशाह बना, वो नवाब बना था हुआ ने,
तेरे बाप ने। ठीक, गाँव की बात भाई ऐसी होती है। अब देख लो, गाँव से पूरा देश समझ जाए। घसी थी। हाँ मैंने सुनी थी, मैं नोट करता हूँ। ठीक, यही तो समस्या है। जे दूसरे की सुनने के चक्कर में हुआ। अरे आपस में बात कर लेती मुन्नी में मसीह टीवी, मैटर सॉर्ट आउट हो जाता नहीं। दूसरे की सुन रही है, पड़ोसी घर में बैठ के बिल्कुल प्रवचन देगा। ठीक, समझ रहे बात? तो जी इस समस्या का अंदर तो चलना स्वाभाविक है। तो जब सिराजुद्दौला को इसने उत्तराधिकारी घोषित किया, तो सिराजुद्दौला के दो दुश्मन फ्री में बन गए, एक पड़ोसी के चक्कर में। ठीक, कौन? घसीटी बेगम और शौकत जंग, ये फ्री में दुश्मन बन गए इस पे, जलन में, ईर्ष्या में। समझ रहे बात को? ठीक है, कि भाई एक लड़की के पुत्र को तुम बना रहे नवाब, और एक शौकत जंग को भी हालांकि उसने सूबेदारी दी थी बिहार की, कि तुम एक को बना रहे नवाब एक को सूबेदार, तो ये तो गलत है ना। दो को नवाब कैसे बना दिया? वो दोनों आपस में जल के लड़ गए। ठीक है, बिहार की नहीं है शौकत जंग को, बिहार की नहीं, शौकत जंग को दी थी पूर्णिया की सूबेदारी। पूर्णिया क्षेत्र है इधर बंगाल का, पता होगा। पूर्णिया की सूबेदारी में दी थी इसको। एक को तुम पूर्णिया की सूबेदारी दे रहे हो, एक को बना दिया नवाब, तो ये तो गलत बात है ना। तो आपस में जलन भावना स्वाभाविक है। ठीक है, तो इसकी जो माँ थी शौकत जंग की, वो भी इससे लड़ाई करने को तैयार। चटक महिला ये भी घसीटी में। ठीक, और शौकत जंग हालांकि ये भी बहुत चटक महिला। अब खानदानी डिफाल्टर निकल गए वो। बताऊंगा आगे, ये इसका आगे काम आएगा, ये बताऊंगा मैं। 1756 में जाके अली वर्दी खां मर गया, और सिराजुद्दौला क्या बना? नवाब। ठीक, 1756 में सिराजुद्दौला बना नवाब, और अली वर्दी खां मर गया। और अभी अंग्रेज अली वर्दी खां के मरने तक खूब अच्छे से व्यवहार कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसके व्यवहार थे अली वर्दी। अब 1756 में अली वर्दी खां बनेगा नवाब बंगाल का। और क्या स्थिति होती है अंग्रेजों की? क्यों प्लासी का युद्ध हुआ? इन दो दुश्मनों का अली वर्दी सिराजुद्दौला क्या करेगा? बंगाल की क्या स्थिति होगी? इसके आगे देखने के लिए आप वेट करिए, थोड़ा इंतजार करिए। आपसे मिलते हैं कल। चलिए अभी के लिए इतना पर्याप्त है।